हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। दुनिया भर में बढ़ते कैंसर के जोखिमों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता महसूस की गई और इसीलिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विकसित होती हैं और शरीर के दूसरे भागों में फैल जाती हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि कैंसर से मृत्यु का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अधिकतर लोगों में रोग का पता ही नहीं चलता और पता तब चलता है जब वो आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं। अगर समय रहते इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इसके जोखिमों से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो चलिए करते हैं अपने हेल्थ गुरु की शुरुआत और आपसे मुलाकात कराते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डायरेक्टर क्लिनिकल एवं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मऊ रॉय से। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार। नमस्ते जी मैम, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कैंसर को हम कैसे पहचानें। कैंसर को हम उसके लक्षणों से पहचान सकते हैं। जैसे अगर मैं उसके सामान्य लक्षणों की बात करूं तो शरीर में कहीं पर भी गठान या उभार आना, दूसरा खाना निगलने में दिक्कत, तीसरा आवाज़ में बदलाव, चौथा मुंह में छाला जो कि 2 या 3 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हो रहा है, पांचवा शरीर में अगर कहीं पर भी छोटा सा तिल है या मसा है जिसकी साइज सडनली बढ़ जाती है या उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, मल मार्ग में या पेशाब के द्वार से खून जाना, अत्यधिक रक्तस्राव होना कहीं से भी, अचानक बॉवल डिस्टर्बेंस होना यानी कभी कब्ज रह रही है तो कभी पेचिस जैसा हो रहा है, तो ये भी एक मल मार्ग के कैंसर का लक्षण है। तो इस तरीके से इसके जो सामान्य लक्षण है इससे हम कैंसर की पहचान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि छोटी छोटी बारीक चीज़ों के बारे में आपने बताया कि हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना है। तिल का भी आपने जिक्र किया कि उसमें ब्लड आ रहा है। अक्सर इन चीज़ों पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो कई बार ऐसा होता है ना मैम कि हम बहुत देर से समझ पाते हैं कि ये लक्षण जो है वो सामान्य बीमारी के लक्षण नहीं है। तो इससे कैसे बचें, किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि शरीर में अगर कोई भी ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने 7 लक्षणों का वर्णन किया, अगर शरीर में ऐसे कोई भी चेंजेस आते हैं तो हमको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। जी मैम, जैसे कि आपने लक्षणों के बारे में बात की, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, तो अपने मेडिकल सेंटर के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि किस तरह से वहाँ पर मरीजों का परीक्षण आप करते हैं। जी, बाल्को मेडिकल सेंटर 170 बेड का एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है। डेडिकेटेड कैंसर सेंटर यानी उसमें हम सिर्फ कैंसर की ही इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं मरीजों को। जैसे आपने सुना होगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई या टाटा मेमोरियल सेंटर कोलकाता के बारे में। ये हॉस्पिटल बिल्कुल टाटा मेमोरियल कोलकाता के ही मॉडल पर छत्तीसगढ़ में निर्माण किया गया है और ये वेदांता ग्रुप जो है, एल्यूमिनियम ग्रुप जो है, उनका ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा समाज में कैंसर का प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए ये स्थापित किया गया है। जी, समाज के लोगों को मदद करने के लिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से डेडिकेशन के साथ ये बाल्को सेंटर काम कर रहा है। जब किसी को कैंसर के बारे में पता चलता है तो न केवल मरीज बल्कि उसके पूरे घर वाले भी कहीं ना कहीं अंदर से हिल जाते हैं। तो फिर उनके लिए आप किस तरह से उनका मोरल सपोर्ट करते हैं, किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाती है? मरीज जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमको कैंसर को प्रूव करना होता है। मरीज हमारे पास आता है लक्षण लेकर, तो वो लक्षण से हमको कुछ जांचें करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी से हमारे पैथोलॉजिस्ट बताते हैं कि हाँ वो सेल्स में कैंसर दिख रहा है। दूसरा है उसके स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। स्टेजिंग इन्वेस्टिगेशन यानी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि सीटी स्कैन है छाती का या पेट का, या फिर थोड़ा सा एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन पेट सीटी स्कैन, जिससे हमको पता लगता है कि कैंसर का स्टेज क्या है। तो जब मरीज को हम बताते हैं उनके डायग्नोसिस के बारे में तो वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। हर पेशेंट एक अलग इंडिविजुअल होता है। कई लोग उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि नहीं डिजीज़ आई है, हम उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और ठीक हो जाएंगे।
कई लोगों का मोरल काफ़ी डाउन हो जाता है, वो ओपीडी में हमारे सामने ही रोना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट और उसके रिलेटिव को हम काउंसलिंग करते हैं कि ये डिजीज़ है और ये आपका स्टेज है, और ये जो हमारी नेशनल गाइडलाइंस है उस हिसाब से आपको हम ट्रीटमेंट देंगे, और इस हिसाब से आपको इस तरीके से सर्वाइवल इसमें मिलेगा। जी, आमतौर पर आपको क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में किस तरह के कैंसर के मरीजों की संख्या ज़्यादा है और जांच की प्रक्रिया किस तरह से होती है? जी, छत्तीसगढ़ में अगर मैं कहना चाहूँ तो तम्बाकू सेवन काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम ओपीडी देखते हैं, दिन के अगर मैं 100 पेशेंट देखती हूँ तो मैं करीबन 35 से 40 पेशेंट मुंह एवं गले के कैंसर्स के देखती हूँ, और ये बिल्कुल तम्बाकू सेवन की वजह से और स्मोकिंग की वजह से है। जी, और इसकी जांच की प्रक्रिया कैसे होती है मैम? अलग अलग कैंसर के स्टेजेस भी अलग होते हैं, अलग अलग कैंसर के ट्रीटमेंट भी अलग होते हैं, तो उनकी प्रक्रिया भी डिफरेंट होगी। तो टाइप्स ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग आप हमें बताएंगे इसको? जी, टाइप्स ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो सबसे पहले जो कॉमन कैंसर है, जो कि हमारा 30% बर्डन है इंडिया में, ओरल कैंसर्स की जांच के लिए उनका हम एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हम टॉर्च लाइट द्वारा मुंह के सारे सबसाइट्स देखते हैं कि कहाँ पर उनको छाला है। जैसे मुंह में बहुत सारे सबसाइट्स होते हैं, जबान है, गाल है, तालू है, जबड़ा है, तो कौन सी साइड पे उनको ऐसा छाला हुआ है उसकी हम लोकल एनेस्थीसिया दे के बायोप्सी करते हैं, और उसका हम अगर जबान में कैंसर है तो एमआरआई किया जाता है, अदरवाइज हम सीटी स्कैन करते हैं गले का और छाती का, और उसका स्टेजिंग डिसाइड करते हैं। एक बार बायोप्सी रिपोर्ट और स्टेज हमारे पास आ जाती है, उसके बाद हम पेशेंट का स्टेज के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट गाइड करते हैं। अगर वो अर्ली स्टेज है, स्टेज 1 या स्टेज 2 है, तो मरीज जस्ट ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, जैसे कि मुंह में छाला है लेकिन गर्दन में भी गुठली आ गई है, तो वो स्टेज 3 बन जाता है। या फिर हड्डी के अंदर इरोजन हो गया या स्किन में ट्यूमर आ गया है, तो वो स्टेज 4 बन जाता है। तो उसमें हमको सर्जरी भी करनी पड़ती है और बाद में रेडिएशन या कीमो रेडिएशन भी देना पड़ता है। जी मैम, आमतौर पर देखा गया है कि महिलाओं में कैंसर की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। उनके जो कैंसर हैं उसके लक्षण के बारे में भी हमें कुछ बताएं। जी, महिलाओं में अगर मैं कहूँगी सबसे कॉमन कैंसर क्या है, तो महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। हर 8 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। सेकेंड कॉमन कैंसर जो महिला में है वो है सर्विक्स कैंसर, यानी गर्भाशय मुख का कैंसर। इसके भी अगर हम आंकड़े बताएं तो 1 woman in 8 minutes dies of cervix cancer, इतना इसका खतरनाक आंकड़ा है। तीसरे जो और चौथे जो कॉमन कैंसर है वो बच्चादानी का कैंसर है, फिर बड़ी आंत का कैंसर है और फेफड़े का कैंसर है। ये कॉमन कैंसर है महिलाओं में। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि महिलाओं में इस तरह के कैंसर्स होते हैं, तो इनके भी कुछ लक्षण हैं जो सामान्य कैंसर से अलग होते हैं? जी, स्तन के कैंसर के अगर मैं लक्षण की बात कहूँ तो एक महिला खुद ही अपने स्तन की रेगुलर जांच करके, जिसको हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, महीने में एक बार हर महिला को एक मासिक धर्म के 7 दिन बाद अपने स्तन की जांच खुद अपने हाथों से करनी चाहिए, और उससे और मिरर में अपने आप को देखना चाहिए, जिससे उनको पता चलेगा कि स्तन की त्वचा में अगर कोई चेंजेस है, या निप्पल अंदर रिट्रैक्ट हो गया है, अंदर धंस गया है, या निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, बगल में गुठली है, या स्तन में कोई गांठ या उभार आया है। तो इस तरीके के अगर लक्षण दिखते हैं तो उनको जरूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या कैंसर हॉस्पिटल जाके अपनी जांच करवानी चाहिए। जी मैम, कैंसर के इलाज में जो अर्ली डिटेक्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? कैंसर के लिए एक स्लोगन है, कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। अर्ली डिटेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बीमारी, ओरल कैंसर इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर है, अगर ये ओरल कैंसर हम 4 सेंटीमीटर से छोटा डायग्नोज करते हैं, अगर गले में गुठली नहीं है, अगर स्किन नॉर्मल है, अगर जबड़े की हड्डी के अंदर नहीं गया है, तो ये अर्ली कैंसर है। और ये जस्ट एक ट्रीटमेंट मोडालिटी से, यानी आइदर सर्जरी या रेडिएशन से वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, और उसमें हमको सर्वाइवल यानी जो लाइफ स्पैन है पेशेंट के इलाज के बाद वो भी अच्छा मिलता है। सेम कैंसर जब थोड़ा सा स्टेज उसका बढ़ जाता है, जैसे कि गले में गुठली आ गई, मुंह में छाला है लेकिन गले में गुठली आ गई है, या स्किन इन्वॉल्व हो गई है, या हड्डी में चला गया है, तो फिर वो स्टेज 3 स्टेज 4 बन जाता है। और इन पेशेंट को सिर्फ एक इलाज से हम उनको अच्छा सर्वाइवल नहीं दे सकते, उनको 2 ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। ऑपरेशन भी करना पड़ेगा, कीमो रेडिएशन भी करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन
और कीमो रेडिएशन, जब हम 2 ट्रीटमेंट कंबाइन करते हैं तो थोड़ी बहुत उसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा झेलनी पड़ती है, ट्रीटमेंट भी कॉस्ट भी मरीज की बढ़ जाती है और पेशेंट का सर्वाइवल भी ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो एक डायरेक्ट फंक्शन है, वो जितना लंबा जीते हैं, डिजीज फ्री होके जीते हैं, वो डायरेक्ट फंक्शन है उसके स्टेज का। तो कैंसर का स्टेज इज directly indicates the disease free survival of the patient। जी, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली स्टेज पे ही उसे डिटेक्ट कर लें तो उसकी जो क्योर करने की जो क्षमता है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। मैम, अब ये जानना है कि ये जो हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं ना, इसका क्या महत्व है, क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है? जी, वर्ल्ड कैंसर डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हमको सबको जागरूक करना है। ये एक जागरूकता अभियान की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है कि हर व्यक्ति उसके लक्षणों से जागरूक रहे, उसके लिए जो प्रिवेंशन, उसकी रोकथाम के लिए जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज है उसकी जागरूकता हो, उसके डिटेक्शन के लिए क्या किया जाता है उसकी जागरूकता हो, और उसकी ट्रीटमेंट की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और क्या ट्रीटमेंट मरीज ले सकते हैं उसके बारे में जागरूक हो। तो प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट की जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। जी बिल्कुल, और ये हमारा भी प्रयास है कि हम ये हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें कि वर्ल्ड कैंसर डे पर वो ये समझ लें कि कैंसर जो है वो क्यूरेबल है और आप यदि उसे अगली स्टेज पर ट्रीट कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक लंबी अवधि तक जी सकते हैं। मैम, अगला सवाल ये है आपसे कि जब हम कैंसर पर बात कर रहे हैं तो कैंसर में कहीं ना कहीं भूमिका जीवन शैली की भी होती है, खान पान की भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्लास्टिक के डब्बे से खाना ना खाएं, उसमें अगर गर्म पदार्थ रख दिए जाते हैं तो उससे भी कैंसर होता है। ये भी सुनने में आता है कि तेल का यदि बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो जो तेल है वो भी कहीं ना कहीं कैंसर के लक्षणों का कारण बनता है। इसमें कितनी सच्चाई है? जो फास्ट फूड है, मैं कैंसर की जो डाइट है और कैंसर है उसके बारे में ये कहना चाहूँगी, उसके रिलेशनशिप के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जो मल मार्ग का जो कैंसर है, बड़ी आंत, और जो मल मार्ग का कोलोरेक्टल कैंसर, उसका डेफिनेटिव रिलेशन है डाइट के साथ। क्योंकि आजकल हम बहुत प्रोसेस्ड फूड की तरफ चले गए हैं, तो प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से वो लो फाइबर डाइट रहती है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बढ़ने की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ सकता है। तो एक तो ये है कि हमको हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए। हाई फाइबर डाइट यानी ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमको डाइट में शामिल करना चाहिए, और प्रोसेस्ड फूड्स और मीट हमको कम कर देना चाहिए डाइट में। दूसरा है डाइटरी इरेगुलरिटीज़ और प्रॉपर एक बैलेंस डाइट नहीं खाने की वजह से, प्रोसेस डाइट ज़्यादा खाने की वजह से वेट गेन होता है। अगर मैं कहूँ ओबेसिटी बहुत सारे कैंसर का कारक है, जैसे कि जो मोटापा है वो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का कारक है, बच्चेदानी का कैंसर का कारक है, और इवन अंडाशय के कैंसर का भी कारक है। जी, आपने जैसा बताया कि हमें हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, वजन बढ़ने का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैम, अगर मान लीजिए किसी के घर में ऐसी फैमिली हिस्ट्री रही है, कोई कैंसर से पीड़ित रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र होती है, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? जी, सभी कैंसर ऐसे हेरिडिटरी नहीं होते हैं। आप जो बात पूछ रहे हैं वो आनुवांशिकता के बारे में पूछ रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। तो आनुवांशिकता जिनमें होता है वो 5 to 10% ब्रेस्ट कैंसर में आनुवांशिकता है, वो हेरिडिटरी रहता है। कुछ कोलोरेक्टल कैंसर्स हेरिडिटरी रहते हैं। वो कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं, जिसको हम लिंच सिंड्रोम बोलते हैं। यानी उनमें सिर्फ बड़ी आंत का कैंसर या मलमार्ग का कैंसर ही नहीं, उनको बच्चेदानी का भी कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। एक और सिंड्रोम है जिसको हम फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस बोलते हैं। छोटे पॉलिप्स यानी उभराव पूरी आंत में रहता है और वो बचपन या यंग एज ग्रुप में आ जाता है, और फिर ऐसे पेशेंट्स में 100% रिस्क रहता है कन्वर्जन बड़ी आंत के कैंसर का। तो कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो आनुवांशिक है, लेकिन सभी कैंसर्स आनुवांशिक नहीं है। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि आनुवांशिक कुछ कैंसर ही हैं, तो यदि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है और उसे प्रिकॉशंस रखना है तो कैंसर की जांच के लिए उसे किस उम्र में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? जी, जिनको जैसे कि सपोज किसी की मदर में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे कि मदर में है या मौसी जी में है, तो मदर को जिस एज में कैंसर आया था, सपोज 50 की एज से कैंसर आया था, तो एटलीस्ट 10 साल पहले यानी 10 साल कम उम्र में बेटी को 40 की एज से एटलीस्ट अपना स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशंस चालू करवा देना चाहिए।
जी। और सपोज किसी की फैमिली में ऐसे इस तरीके से फेमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस जैसे मैंने बताया, या ऐसे इस टाइप के कुछ सिंड्रोम्स चल रहे हैं, तो उनको तो बचपन से ही अपनी जांचें शुरू करवा देनी चाहिए। जी मैम, एक सवाल और मन में उठ रहा है कि कैंसर ऐसा भी कहा जाता है कि बॉडी के किसी एक पार्ट में हुआ तो फिर वो कहीं ना कहीं और भी जगह पर अपना लक्षण छोड़ देता है, तो ये क्या हर कंडीशन में, तो हर कैंसर में होता है? देखिए, सादी गांठ और कैंसर की गांठ का डिफरेंस ही ये है कि कैंसर की गांठ की फितरत रहती है, चाहे वो ब्लड स्ट्रीम से दूसरी जगह जाए या वो लिम्फेटिक्स के थ्रू दूसरी जगह वो स्प्रेड करे। ये स्प्रेड होने की जो टेंडेंसी है वो सारे कैंसर्स में रहती है। जी, यानी कि वो शरीर के दूसरे हिस्से पर भी उसका असर कर देगा। जी। आमतौर पर देखा गया है, पहले तो काफ़ी डर था कि ये तो क्यूरेबल नहीं है, लेकिन अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी और टेक्निकली साउंड होने के साथ साथ मेडिकली भी साउंड हो चुके हैं, तो कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि कैंसर की जो पहचान होती है वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में बहुत कम होती है, तो थर्ड और फोर्थ स्टेज में यदि हमने कैंसर को पकड़ा है तो क्या उसमें भी वो पूरी तरह से क्यूरेबल होता है? कुछ कुछ कैंसर्स हम अच्छा क्योर दे सकते हैं। आजकल जो नई ट्रीटमेंट, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। उसके कुछ कुछ हम फैक्टर्स स्टडी करते हैं। अगर वो फैक्टर्स जैसे हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिविटी है या HER2 रिसेप्टर पॉजिटिविटी, तो उसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे हम स्टेज 3 कैंसर में, स्टेज 4 कैंसर में भी पेशेंट को लंबा सर्वाइवल दे सकते हैं। लेकिन ये सारे कैंसर्स में संभव नहीं है। जी मैम, बालको मेडिकल सेंटर की यदि हम बात करें तो वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं हमें कि किस तरह से कैंसर के पेशेंट को वहाँ पर ट्रीट किया जाता है। जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बालको मेडिकल सेंटर 170 बेडेड डेडिकेटेड कैंसर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सारी सुविधाएं, एक कैंसर के मरीज को जितनी सुविधाएं लगती है, जैसे कि पैथोलॉजी का विभाग जिसमें सारी बायोप्सीज होती है, जिसमें जो हमारा स्पेसिमेन की पूरी रिपोर्टिंग होती है जब हम ऑपरेशन करके भेजते हैं, रेडियोलॉजी विभाग, CT स्कैन, PET स्कैन, फिर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर सर्जरीज बहुत हाई एंड, हमारे पास 5 से 6 ऑपरेशन थिएटर है जिसमें डेली ऑलमोस्ट 10 से 12 सर्जरीज होती है और बहुत हाई एंड सर्जरीज होती है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी सिकाई का विभाग, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी देने के लिए एक डेडिकेटेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग। तो इस तरीके से पेन एंड पैलिएटिव केयर का विभाग, जब मरीज की बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है, हमारे पास जब एडवांस स्टेज में आते हैं और पेन में रहते हैं, तो रिलेटिव्स के लिए भी वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको उस फेज में मैनेज करना, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उनके पेन मैनेजमेंट के लिए भी। तो ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। जी बिल्कुल। आमतौर पर कीमोथेरेपी की जब प्रक्रिया होती है तो वो काफ़ी पेनफुल होती है। ऐसे में जो ये आपका पैलेटिव सेंटर है वो किस तरह से काम करता है मैम? और ये जो दूसरी तरह की थेरेपी है, क्या वो भी पेनफुल होती? कीमोथेरेपी जो है वो एक कीमोथेरेपी पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है। कीमोथेरेपी की कुछ कुछ डेजिग्नेटेड साइड इफेक्ट्स होती है, जैसे कि बाल झड़ जाना। कीमोथेरेपी जो है वो हर विभाजित होने वाले सेल पे काम करता है, जैसे कि हमारे बाल के सेल से, हमारे मुंह की म्यूकोजा के, पेट की म्यूकोजा के जो सेल्स है ये विभाजित होते रहते हैं, तो हमारे ब्लड सेल्स है। तो इसीलिए कीमोथेरेपी की जो आड़असर होती है वो हमारे बाल झड़ जाते हैं, हमारे ब्लड काउंट्स ड्रॉप हो जाते हैं, हमारे कभी कभी पैचेस हो सकता है या नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स जो मैंने आपको बताए, जो उल्टी होना या लूज मोशंस होना या फिर काउंट्स कम हो जाना, ये सब के लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी, एक ही ऑब्वियस साइड इफेक्ट है जो कि बाल झड़ जाता है, लेकिन बाल जब झड़ जाते हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ही बाल की ग्रोथ आ जाती है और बहुत पहले जैसे ही बाल हो जाते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, निश्चित रूप से कि जब हम फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं या बीमार होते हैं तो हमारा मन जो है वो भी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज तो होता ही है, और जब इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं तो ऐसे समय में केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो आपका पैलेटिव केयर है जो स्पेशली बालकों का काफ़ी फेमस है, तो ये पैलेटिव केयर में कितने मेंबर रहते हैं और क्या घर वालों के लिए अलग से कुछ सेशंस होते हैं और मरीज के लिए अलग सेशन होते हैं या साथ में कोई सेशंस किए जाते हैं? हम उनको साथ में सेशन करते हैं, उनको काउंसलिंग की जाती है। बेसिकली पैलिएटिव केयर यानी एंड ऑफ लाइफ केयर होती है वो,
हम जानते हैं पेशेंट की बीमारी उतनी बढ़ चुकी है, उन्होंने जितनी ट्रीटमेंट मोडालिटीज, सपोज उन्होंने ट्रीटमेंट ली हुई है तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज अब हमारे पास और एडिशनल नहीं है कि हम उनको हेल्प कर पाए, या उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस स्टेटस उतना अच्छा नहीं है कि वो उसको झेल पाए। तो ऐसे मरीज जिनकी बीमारी बढ़ चुकी है, जो पेन में रह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी काउंसलिंग सेशंस अवेलेबल रहते हैं, और उनकी एंड ऑफ लाइफ केयर के लिए जो जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल है जी। इवन जो नार्कोटिक ड्रग्स है, वो नार्कोटिक ड्रग्स का सप्लाई, जिससे पेन रिलीफ बहुत अच्छा रहे पेशेंट में, वो सब कुछ बालकों में अवेलेबल है। जी मैम, अब ये जानना है कि आमतौर पर जब फर्स्ट स्टेज पे कैंसर ट्रेस आउट होता है तो उसमें आपके अब तक के अनुभव में आपको क्या लगता है कि पहले की तुलना में आज जो है वो बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है? डेफिनेटली पहले की तुलना में आसानी से ट्रीटमेंट हो जाता है, और दूसरा है कि आजकल महिलाएं जागरूक काफ़ी हुई भी है। मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी कि इतने सारे जो जागरूकता अभियान चल रहे हैं, हम रेगुलरली कैंप्स करते हैं, हेल्थ टॉक करते हैं, ऐसे दूसरे कैंसर इंस्टीट्यूशंस भी ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करती है, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, ऐसे हम टीवी में भी इस तरीके से टॉक्स रख रहे हैं। तो ये जागरूकता फैल रही है लोगों में, और फैलने की वजह से हम काफ़ी अर्ली स्टेज में भी कैंसर, कई बार महिलाएं आती है हमारे पास 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की गठान लेकर, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर भी हम आजकल ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस कर पा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हो पाता था। जी मैम, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ऐसा कहा जाता है कि कैंसर की कुछ वैक्सीन्स भी आ चुकी हैं और उसको लगा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों में थोड़ी सी भ्रांतियां हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं तो हमें क्यों वैक्सीन कराना चाहिए। तो ये वैक्सीन कितना सिक्योर है और किस उम्र में कराना चाहिए? कैंसर के लिए वैक्सीन सिर्फ एक ही कैंसर के लिए अवेलेबल है, वो है गर्भाशय मुख का कैंसर। सर्विक्स कैंसर एक वायरस से होता है, हम सब जानते हैं, वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। कोविड हुआ था, हमने कोविड-19 को झेला है, 2020 में वो आया और 2022 तक कोविड-19 के लिए सबको वैक्सीन के अभियान द्वारा हमने सबको वैक्सीनेट किया था। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी एक वायरस से होने वाली बीमारी, तो उसके लिए वैक्सीन है। पोलियो के लिए वैक्सीन था, वो एक वायरस से होने वाली डिजीज़ थी। तो वैसे ही जो सर्विक्स कैंसर है, वो जो सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं होती है, उनमें सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है जनरली तो हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म से वो एलिमिनेट हो जाता है अगर शरीर में आ जाता है तो भी, लेकिन कुछ महिलाओं में वो अच्छी तरह से उसमें सर्विक्स में वो निकल नहीं पाता, एलिमिनेट नहीं हो पाता है, और ग्रेजुअली वो सेल्स में चेंजेस लाना शुरू कर देता है। और ये जो चेंजेस होते हैं सेल्स में, वो बहुत ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। पहले जैसे कि हम बोलते हैं कि बहुत अर्ली चेंजेस, उसको हम डिस्प्लेसिया बोलते हैं, फिर धीरे धीरे वो लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लो ग्रेड कैंसर बनता है, फिर हाई ग्रेड कैंसर बनता है। तो ये जो पीरियड है ना, ये जो अवधि है, वो करीबन 15 साल की है। तो अगर हम सर्विक्स कैंसर के लिए हमको 2 चीज़ें करनी है। एक तो जो सेक्सुअली एक्टिव पॉपुलेशन नहीं है, यंग बच्चियां हैं 9 से 14 साल, हमको उनको 2 शॉट ऑफ वैक्सीन देना चाहिए सर्विक्स कैंसर के लिए, और 15 से 26 साल 3 शॉट ऑफ वैक्सीन हमको देना चाहिए। तो 15 से 26 साल की जो फीमेल्स है, जो सेक्सुअली एक्सपोज नहीं है, उनको हमको डेफिनेटली वैक्सीनेट करना चाहिए। WHO का भी ये कॉल है कि बाई 2030, हम 2024 में हैं, बाई 2030 सर्विक्स कैंसर को वो वर्ल्ड से एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से एलिमिनेट कर पाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना अच्छा ड्राइव किया कि उनकी ऑलमोस्ट 90% जो पॉपुलेशन है वो सर्विक्स कैंसर के लिए वैक्सीनेशन ले चुकी है। जी बिल्कुल। तो हम ये आशा करते हैं कि आज की इस चर्चा से हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, हम यही उम्मीद करते हैं कि कैंसर से रिलेटेड जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।